ये बड़ी खबर जहां पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे से पूछताछ हो रही है। तो रांची में सीएम आवास पर हलचल बढ़ चुकी है। सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। 100 मीटर के दायरे में धारा लागू कर दी गई है। लगातार पूछताछ जारी है। सीएम आवास के अंदर की ईडी की टीम मौजूद है। 7 घंटे लगभग हो चुके हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सीएम सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि ईडी की टीम जमीन घोटाले मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। झारखंड की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है। डबल मुसीबत झारखंड के सीएम के सामने। एक तरफ ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है जमीन घोटाले के मामले में, दूसरी ओर अपनी सरकार को बचाने की जद्दोजहद भी झारखंड के सीएम लगातार कर रहे हैं। तो जमीन घोटाले मामले में पूछताछ लगातार जारी है। हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है। समय के साथ साथ हलचल भी बढ़ती जा रही है। अब रांची में सीएम आवास पर हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। सीएम आवास के आसपास धारा 144 भी लागू कर दी गई है। और इस खबर पर सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, 7 घंटे लगभग बीत चुके हैं, पूछताछ इस वक्त भी जारी है, लेकिन शाम का वक्त हो गया है। सीएम आवास के बाहर अभी कैसी हलचल है? बिल्कुल सोनिका, देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गाड़ियों का काफिला जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आईजी डीआईजी, खबर है कि डीजीपी साहब भी अंदर पहुंच चुके हैं। सिविल कैमरे में देखा एक लाइन से सारी जो पुलिस की बड़ी अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ से लग चुकी है। पीछे आप देखिए ईडी जो 10 गाड़ियों काफिले के साथ आई थी, 12 गाड़ी, वो गाड़ियां पीछे लगी हुई है और तमाम जो सेना के जवान हैं, जो फोर्सेज हैं, उनको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा था कि जो धारा 144 रात 10 बजे तक लगाई गई थी सीएम आवास के इर्द गिर्द में, अब उसको अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये धारा 144 अभी 10 बजे तक थी, लेकिन अब इसको अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे पुलिस की टीम लगातार अनाउंस कर रही है कि इस दौरान यहाँ पे ना कोई धरना हो सकता है, ना प्रदर्शन हो सकता है और ना यहाँ पे किसी तरह का कोई सभा की जा सकती है। यानी अब इस पूरे इलाके में फिलहाल अनिश्चित काल के लिए धारा 144 लगा दी गई है। ईडी की टीम अभी भी अंदर है, तमाम सारे अधिकारी आ चुके हैं, सारे लोग अंदर हैं। अब हलचल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखा ये होगा कि ईडी की टीम कब तक बाहर निकलती है। पिछली बार सोनिका आपको याद होगा करीब 7.5 घंटे पूछताछ हुई थी और आज भी लगभग 7 घंटे होने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ईडी को अपने सवालों का जवाब मिला या नहीं। जमीन घोटाले में जिस तरीके से जो जांच की आज है सीएम तक पहुंची थी, उस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल थे जो उस दिन हेमंत सोरेन उससे बचते नजर आए और आज ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ अंदर आई है और उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। चलिए ठीक है अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। रांची राजभवन के बाहर अचानक हलचल तेज हो गई है। राजभवन के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रांची राजभवन के बाहर अचानक हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है और इसी के साथ ही राजभवन के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से हलचल तेज होती जा रही है। तस्वीरें समय के साथ साथ बदल रही हैं। अब ये रांची राजभवन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसके बाहर की तस्वीरें जहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और वहीं झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ ईडी है तो अब उनकी भाभी ने भी मोर्चा खोल दिया है। कल्पना को सीएम बनाए जाने की खबरों को लेकर हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन नाराज बताई जा रही है। झारखंड की सियासत में सीएम हेमंत सोरेन की सिरदर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ रांची में सेना की जमीन घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई, विपक्ष का सामना और अब परिवार में मचा गृह कलेश। मंगलवार को दिल्ली से रांची लौटने के बाद हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ बैठक की। चर्चा होने लगी कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो वो अपनी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और इसी बात को लेकर अब हेमंत सोरेन की भाभी और जामा से जेएमएम की विधायक सीता सोरेन नाराज हो गई। सूत्रों के मुताबिक विरोध के तेवर अपनाते हुए सीता सोरेन ने कहा कि कल्पना सोरेन किसी हाल में स्वीकार नहीं है। मेरे दिवंगत पति दुर्गा उरांव ने जेएमएम को स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष किया।
साल 2019 में भी मेरी उपेक्षा हुई थी, लेकिन मैं चुप रही। अब चुप नहीं रहूंगी। वहीं सीएम पद को लेकर सोरेन के परिवार में मचे गृह कलेश पर बीजेपी चुटकी ले रही है, जबकि जेएमएम इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। वीर शिबू सोरेन जी जो है, जिन्होंने पार्टी बनाई है दुर्गा सोरेन जी के साथ, उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं। और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने 2 कागज पर साइन कराया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं। ईडी पूछताछ करने वाली है मुख्यमंत्री जी के। इसमें क्यों पूछ रहे हैं इस तरह से प्रश्न हमको? आप जानते हैं कि ईडी पूछताछ कर रही है। अभी 1 बजे आने वाली आएगी कि नहीं आएगी वो भी नहीं जानता मैं। बैठ रहे हैं, समर्थन में है, एक सरकार चला रहे हैं साथ साथ। तो मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री पर किसी तरह की कोई बात होती है तो हम बैठे भी नहीं जाकर के, एकता नहीं दिखाए हैं हम। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन दुमका की जामा विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक रह चुकी हैं। 2009 में बड़े भाई दुर्गा सोरेन की मौत के बाद हेमंत सोरेन की पार्टी में कद बढ़ गया था, लेकिन बावजूद इसके सीता सोरेन को कभी भी हेमंत की कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जिसका गुस्सा कहीं न कहीं अभी भी उनके मन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो झारखंड की सियासत गर्म है, लेकिन खबर अब अयोध्या से है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं और अब काशी में भी हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का अधिकार दे दिया है। अब हिंदू श्रद्धालु व्यास जी के तहखाने में नियमित रूप से पूजा अर्चना कर सकेंगे। कोर्ट ने 7 दिन में आदेश की तामील करने का हुक्म सुनाया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। 17 जनवरी को ही कोर्ट के आदेश पर व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। साल 1993 तक ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ होती थी, लेकिन 1993 में सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि 30 साल बाद एक बार फिर से वाराणसी कोर्ट ने सनातन समाज के लोगों को खुश होने का मौका दे दिया। कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके मुताबिक ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा पाठ कर सकेगा। वाराणसी जिला कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 7 दिन में पूजा पाठ की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन को इसके लिए कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में ही बैरिकेडिंग हटाने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है, जिसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट यहां पर नियमित तौर पर पूजा पाठ कराएगा। और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का अधिकार मिलने से जहां हिंदू पक्ष का जोश आई है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिला अदालत का ये फैसला गलत है। ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से पूजा का अधिकार हिंदू सनातन धर्मियों को मिला है, मैं माननीय कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। यह निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावना का सम्मान है। जिन सरकारों ने प्रतिबंध लगाया था अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, आज उनका भी पर्दाफाश हो गया। और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है, तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहां से मुकम्मल तौर पर इंसाफ जरूर मिलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, जिसका कहना है कि आज ज्ञानवापी में शिव के सत्य की जीत हुई। तो वहीं मुस्लिम पक्ष अब जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करने की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
और अब बात बजट सत्र की करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पत्रकारों से बात की। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत राम राम कहकर की। अब पीएम नरेंद्र मोदी के राम राम के सामाजिक और राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम राम ने सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू कर दी हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी पत्रकारों के सामने आए और उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत 2024 के राम राम से की और फिर बात खत्म करते समय भी राम राम कहा। सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। पीएम मोदी ने राम राम अनायास ही नहीं कहा, इसके कई राजनीतिक और सामाजिक मायने भी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना एजेंडा सेट कर दिया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी हुड़दंग जीवियों पर आक्रामक अंदाज में भी नजर आए कि 10 साल में उन्होंने जो किया, अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सत्र संसद में लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले सांसदों के लिए पश्चाताप करने का मौका है कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा बुलंद किया है, जिसे वो राम के नाम से हासिल करना चाहती है। फिलहाल जाति के सहारे लोकसभा चुनाव की नैया पार कराने की प्लानिंग कर रहे विपक्षी गठबंधन को बीजेपी के राम लहर पार्ट 2 से जूझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब खबर है बिहार से। बिहार की सियासत में परिवर्तन होते ही जेडीयू और आरजेडी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने नौकरियों का क्रेडिट लिया तो नीतीश कुमार उन पर भड़क गए और तेजस्वी को बच्चा बता दिया। ऐसा फालतू बात है। और जो बच्चा है, जो बाद में आया है, उसको क्या पता है? जो कल तक साथ थे, सत्ता की कुर्सी में एक दूसरे के बगल में बैठा करते थे, नंबर 2 हुआ करते थे। नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार का भावी सीएम बताते थे, लेकिन सत्ता की हवा बदली और चच्चा के सुर भी बदल गए। नीतीश कुमार क्यों भड़के ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तेजस्वी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बिहार में नौकरियां बांटने का क्रेडिट लिया। कल तक बिहार में जहां उन्हें सुशासन दिखता था, वहां अचानक ही जंगल राज दिखने लगा। पार्टी बदली तो तेजस्वी की नीयत और सोच भी बदल गई। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य क्या था? नौकरी, रोटी, रोजगार, आर्थिक न्याय, चिकित्सा बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, बिहार में विकास हो, निवेश आए, ये हम लोगों का असल मुद्दा था। तो हम लोगों का एजेंडा जो था वो बिल्कुल साफ था। अब क्रेडिट लेने की बात, वो कहते कि क्रेडिट लेंगे, तो इसका मतलब तो ये भी है कि वो भाजपा को चिता रहे। अब भाजपा सरकार में आई है, काम करेगी तो अपना क्रेडिट नहीं लेगी क्या? तेजस्वी के ऐसी बयान को लेकर सीएम नीतीश कुमार गुस्से में आ गए। नीतीश ने कहा कि काम हमने किया और क्लेम वो लोग कर रहे हैं। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किया, जितनी बहाली किए हैं, ऐसा हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे, कोई अपना क्लेम करता है। नीतीश कुमार ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बच्चा तक कह दिया और उनके पिता लालू यादव के जंगल राज की याद भी दिला दी। आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है? पूछिए
कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था? क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? इधर जब हम आए हैं 5 से तभी न शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? आपको बता दें कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद से नीतीश कुमार पर आरजेडी की तरफ से लगातार प्रहार किए जा रहे थे। आखिरकार नीतीश कुमार का भी सब्र जवाब दे गया। फिलहाल आने वाले समय में बिहार की सियासत में इस जुबानी जंग के नए नए रंग देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान मेला का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने पर जोर भी दिया। वहीं सीएम योगी की सरकार 15 राज्यों के 4000 किसानों को रामलला के दर्शन भी कराएगी। यूपी में अन्नदाताओं को सम्मान और उनकी आय बढ़ाने पर सीएम योगी का फोकस रहा है। अब योगी सरकार किसानों को रामलला के दर्शन भी करवाने जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। आपका प्रदेश में आगमन ऐसे समय में हुआ है जब 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। अगर आप लोग अयोध्या जाने के इच्छुक होंगे किसान मेले के बाद तो सी मैप इसके बारे में हमें अवगत करा देगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम योगी लगातार सुगम दर्शन और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से भक्तों को अयोध्या तक पहुंचाने के खास बंदोबस्त किए गए हैं। ऐसे में किसान मेले में आए 4000 किसानों को भी भगवान राम के दर्शन करवाए जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने अपर मुख्य सचिव कृषि को भी, अवस्थी जी को भी और साहित्य से भी कहूंगा कि इनकी बसेज को वहां पहुंचाने या इनको वहां ले जाने की व्यवस्था करवाएंगे। इनको दर्शन करवाने की व्यवस्था जरूर करवा देंगे, क्योंकि दूर दूर से आए, 15 राज्यों से लोग आए हैं। इनको लखनऊ को भी और अयोध्या को भी देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। किसान मेले में 15 राज्यों के करीब 4000 किसान, 500 महिला उद्यमी भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने स्टॉल्स का भी जायजा लिया, किसानों से भी बातचीत की। मेरा ये मानना है किसान अगर खुशहाल होगा प्रदेश खुशहाल होगा। कृषि तकनीक के बारे में जानकारी दिलवाने के साथ ही यहाँ आए किसान भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे, तो इसकी पूरी व्यवस्था भी योगी सरकार करेगी। राम भक्तों के दर्शन में असुविधा न हो, इसका सीएम योगी पूरा ध्यान रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। एक बार फिर उनके निशाने पर 17 जिलों के डीएम आ गए। दरअसल किसानों के मुआवजे को लेकर डीएम लापरवाही बरत रहे थे। मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आया तो उन्होंने क्लास लगा दी। सख्त अंदाज और नरम दिल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही पहचान है, जो एक बार फिर से यूपी के लापरवाह अफसरों पर नाराज होते दिखे। दरअसल सीएम योगी उन किसानों के मुआवजे को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे जिन किसानों की फसल कुदरती आपदा की वजह से खराब हो गई। इस दौरान सीएम योगी को पता चला कि करीब 17 जिलों के किसानों को मुआवजा देने में हीला हवाली बरती गई, जिस पर योगी का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने 17 जिलों के डीएम को लताड़ लगा दी कि डाटा फीडिंग में बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई। हजारों किसानों की फसल आपदा में बर्बाद हुई, लेकिन हजारों किसानों को मुआवजा नहीं मिला। दोबारा सत्यापन के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हुई। योगी ने 17 जिलों के डीएम को कड़ी फटकार लगाई। सीएम योगी की नाराजगी का असर भी फौरन दिखा। सभी डीएम ने अपने जिलों में फौरन फिर सर्वे कराया। मुआवजे से वंचित किसानों के लिए बजट की डिमांड की। सरकार की ओर से जिलों को बजट मुहैया कराया गया। सीएम योगी की सख्ती का असर तेजी से देखने को मिला, जिसके बाद ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की वजह से जिन भी किसानों की फसल खराब हुई थी, उनके खातों में 24 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से मुआवजे की रकम भेजी जा रही है। साल 2022-2023 में 10,44,387 किसानों की मदद की गई। इन किसानों की फसल कुदरती आपदा में खराब हुई थी। किसानों को 4,25,22,41,276 रुपए का भुगतान किया गया। जनवरी तक 1,87,845 किसानों का भुगतान हुआ।
किसानों को 80 करोड़ 88,68,299 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि 17 जिलों के हजारों किसान अब भी बाकी हैं, जिन्हें वक्त पर मुआवजा राशि नहीं पहुंचाई जा सकी है, जिसे लेकर सीएम योगी का गुस्सा भड़का तो अब बाकी बचे किसानों के खाते में भी सहायता राशि ट्रांसफर करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बात उत्तर प्रदेश के बलिया की करेंगे, जहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बड़ा खेला हो गया। यहां बिना दूल्हे के ही दुल्हनों की शादी करा दी गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध दिया है। दुल्हनों की कतार है, हाथों में वरमाला है, लेकिन दूल्हा कहाँ है? अरे अरे ये क्या, दुल्हन ने तो खुद ही वरमाला अपने गले में डाल ली। न दूल्हा दिखा, न हवन कुंडी में अग्नि चली, न फेरे हुए। फिर भी दुल्हनों ने ये ऐलान कर दिया, बिन फेरे हम तेरे। ये अजब गजब कारनामा हुआ है उत्तर प्रदेश के बलिया में। 25 जनवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। रामपुर, घाटमपुर, छितौनी समेत कई गांव से ऐसी लड़कियों को बुलाया गया जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। यहाँ तक कि मुस्लिम लड़कियों को भी दूल्हे के बिना फेरे दिलवा दिए गए, वो भी चंद रुपयों के लिए। ये क्या? नहीं अपने डाले थे। नहीं सब अपने डालिए लोग। हाँ? आप मार डाले थे? नहीं, हम अपने ही से डाले थे। अपने से डाले थे। और वो जो महिला जो थी सामने, वो अपने ही से डाली। अपने से डाली। तो वहाँ पे जितनी माला डाली अपना। तो क्या वहाँ पे जितनी शादियाँ हुई सब लोग अपने अपने माला डाले थे? सिंदूरदान हुआ? नहीं हुआ। सिंदूरदान भी नहीं हुआ। सामूहिक विवाह योजना में गरीब घर की लड़कियों की शादी का खर्च सरकार उठाती है। समाज कल्याण विभाग एक जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च करता है। बलिया में 550 से ज्यादा जोड़ों की शादी का दावा किया गया, लेकिन वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया और आनन फानन में सीडीओ ने जांच टीम गठित कर दी। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एडीओ समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश ने इसे लेकर सोशल साइट एक्स पर लिखा। उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भाजपाई भ्रष्टाचार की अजीब धांधली सामने आई है, जहां पैसे का लालच देकर युवाओं को झूठ मूठ का दूल्हा बनाया गया। ये प्रदेश की लड़कियों के साथ धोखा है और भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी। इसकी गंभीरता से जांच की जाए, क्योंकि ऐसे फर्जीवाड़े से युवा नारियों का पूरा जीवन दांव पर लग सकता है। फिलहाल सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़े का वीडियो वायरल होने के बाद से विभाग में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं अब योगी सरकार दोषियों के खिलाफ न सिर्फ एक्शन बल्कि रिकवरी की भी तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। फिलहाल संपूर्ण राष्ट्र में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक।